अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ब्रांड एक मैक्सिमम प्राइस रख के अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ब्रांड अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 70 से 80% की सेल लगाते हैं, तब भी जो प्रोडक्ट की प्राइस बनती है उस पर भी उनका प्रॉफिट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तब भी उनका ये प्रॉफिट हो। इसका जवाब ये है कि वो शुरू में जब प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसमें हायर प्राइसेस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 500 रुपये है तो वो 5000 रुपये की बेच रहे होंगे, यानी उसका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा रखा होगा। ऐसा क्यों होता है? ब्रांड ऐसा क्यों कर पाते हैं? लोग उनको ज़्यादा प्राइसिंग क्यों देते हैं? ब्रांड ये एतमाद कैसे क्रिएट करता है? ब्रांड कस्टमर के दिमाग में ऐसा इमेज, ऐसी पोजीशनिंग कैसे क्रिएट करता है? इसके बारे में आज का लेक्चर है कि हम एक ताकतवर ब्रांड कैसे बना सकते हैं और उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ब्रांड एलिमेंट्स के हवाले से है। हमें यह समझना पड़ेगा कि वो कौन से ब्रांड के एलिमेंट हैं जिनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक हिसार पैदा हो जाता है और वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वही लोग एक रेडी पे खड़े होके एक फल फरोश से 5 रुपए या 10 रुपए की बहस कर रहे होंगे, लेकिन ब्रांड पे जाके वो इस तरह की कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज, वो कौन से तरीके, वो कौन सी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रांड के बेसिकली 10 एलिमेंट हैं, जिसमें से पहला है ब्रांड आइडेंटिटी। ये क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। फिर है ब्रांड कम्युनिकेशन, फिर आ जाता है ब्रांड इमेज, फिर आ जाता है ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड एक्सपीरियंस, ब्रांड डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड गैप एंड ब्रांड एक्सटेंशन। ये 10 किस्म के डिफरेंट एलिमेंट हैं। अभी बेसिक समझाने के लिए मैं बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करूंगा। वैसे ब्रांडिंग को समझना हो तो बहुत डिटेल डिस्कशन और लेक्चर और कोर्सेज चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप ये समझ लें, क्योंकि बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है कि हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ब्रांड बनाने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं, हमें क्या काम करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्रांड आइडेंटिटी होता क्या है? ये है द वे पीपल रिकग्नाइज योर ब्रांड। लोग किस तरह से आपके ब्रांड को पहचाने कि ये आपका है। इसको पहचानने के लिए ब्रांड एक चेन का इस्तेमाल करता है। इस चेन के छोटे छोटे नॉड्स एक दूसरे के साथ बड़े स्मार्टली इंटरलिंक होते हैं। जिस चीज को भी आप देखते हो, आपको अल्टीमेटली ब्रांड का नाम और ब्रांड किसका है ये याद आ जाता है, और वो क्या क्वालिटी दे रहा है ये पता लग जाता है। इसकी एग्जाम्पल को हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कैसे? हम देखते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी के कौन से एलिमेंट है। पहला है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ये मैंने 3 ब्रांड आपके सामने रखे। इसमें पहला गुची है, दूसरा एडिडास है और तीसरा नाइकी है। ठीक है। अब ब्रांड नेम आपको आइडेंटिफाई कराता है कि ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है। दूसरी चीज को देखेंगे तो लोगो के अंदर जिस तरह के आपने ये देखा कि गुची के नीचे ये डबल जी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें जी और सी रिप्रेजेंट हो रहा है, ये उसका एक ब्रांड का लोगो है। दूसरा एडिडास 3 लीफ को शो करता है, तीसरा नाइकी एक टिक को शो करता है। अब कहीं पर सिर्फ एक टिक भी लगा होगा ना तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये नाइकी का लोगो है। इसके बाद बात करेंगे, यहां तक ज्यादातर लोगों को ब्रांड के बारे में चीजों का पता है। लोगो बना लें, कलर स्कीमिंग कर लें और उसका ब्रांड का नाम रख लें। अब हम देखते हैं कि लोगो किस किस्म के होते हैं। लोगो 2 तरह के होते हैं, एक इनडायरेक्ट लोगो, एक डायरेक्ट लोगो। डायरेक्ट लोगो वो लोगोज होते हैं जो आसानी से समझे जा सकें, यानी कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। और इनडायरेक्ट लोगो वो जिसे कस्टमर आसानी से समझ ना पाए। हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, ये बात याद रखें कि समझना और पहचानना, इसमें फर्क है। यानी रिकग्नाइजेशन में और अंडरस्टैंडिंग में, ये दोनों चीजों में फर्क है। जब आप किसी चीज को पहचान लेते हैं ना, जैसे कि इस वक्त आपके सामने एक लोगो आ रहा है, अगर हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, हमें पता लग जाएगा कि ये नाइकी का लोगो है। अब ये हमने इसको पहचाना, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नाइकी टिक मार्क से क्या मुराद लेता है। तो जब भी किसी चीज के ऊपर टिक लगा होता है, इसका क्या मतलब होता है? ओके। ओके से मुराद कि इस प्रोडक्ट को चेक किया गया, ये बिल्कुल सही फंक्शन कर रही है, इसकी क्वालिटी एक्यूरेट है। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि नाइकी अपने इस लोगो से कस्टमर को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि मेरी हर प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है।
तो यहां पर हमने लोगों को रिकग्नाइज भी किया और लोगों को अंडरस्टैंड भी किया, जो कि जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है। अब हम एक अगला लोगो देखते हैं। ये एक कार कंपनी का है। बहुत से लोग इसको देखने के बाद फौरन आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये टोयोटा का लोगो है। ये थी रिकग्नाइजेशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस लोगो से टोयोटा की मुराद क्या है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको ये समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गूगल पे लिखेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अ टोयोटा लोगो, तो आपके सामने ये इस किस्म की पिक्चर आएगी कि ये जो टोयोटा का लोगो है ना, ये टोयोटा लिखा हुआ है। जैसे कि आप ये देखें कि पहले हिस्से में टी लिखा हुआ है, फिर ओ, फिर वाई, फिर ओ, फिर टी, फिर ए। अब ये सारे पॉइंट कवर करके आपको बता रहे हैं कि ये टोयोटा का लोगो है। ठीक है जी, ये था इनडायरेक्ट लोगो, जिसको आसानी से कस्टमर नहीं समझ पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा लोगो किस किस्म का हो। तो इसमें चंद एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वैसे डिटेल तो बहुत ज्यादा है। पहली ये कि आपका लोगो क्लियरली कम्युनिकेट हु यू आर एंड व्हाट यू वैल्यू एज अ ब्रांड, कि आप क्या हो और बीइंग अ ब्रांड आप क्या बताना चाहते हो। जैसे कि हमने नाइकी के लोगों में देखा कि उन्होंने बता दिया कि हम क्या हैं, यानी हम उसको रिकग्नाइज कर पाए। और दूसरा ये कि वो ये बता रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट देना चाहते हैं। इसके आगे बात करेंगे, इज विजुअली अपीलिंग, सिंपल, क्लीन एंड अनक्लटर्ड। बड़ा आसान सा हो, समझ में आने वाला हो, बिल्कुल मैसी चीजें उसके अंदर ना हो, बहुत ज्यादा कलर्स उसके अंदर ना हो। इज क्लासिक, नॉट ट्रेंडी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ना, वो वाला लोगो लगा दें। तो ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, क्लासिक होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको सालों लेकर चलना है और दिमाग में लोगों के इसकी मदद से आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। वो जैसे ही आपके लोगों को देखें वो पहचान जाएं ये किस कंपनी की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी। तो पहली चेन थी नाम, दूसरी चेन है लोगो, तीसरी इसके अंदर डिस्कशन है कि अंडरस्टैंडेबल होगा, नॉट अंडरस्टैंडेबल होगा। चौथी चीज ये है कि हमने ये देखना है कि हमारा लोगो किस तरह से लोगों को याद रह सकता है। उसके लिए उसको क्लासिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और उसके अंदर एक मकसद होना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे कलर पैलेट की। अच्छा, इससे पहले जो मैंने बातें की, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों को यहां तक तो पता है, शायद इससे आगे जो डिस्कशन होंगी वो बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। अब कलर भी कम्युनिकेट करते हैं और रिकग्नाइजेशन डेवलप करते हैं। वो ब्रांड जो मल्टीपल कलर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी हर एड में, अपनी कलर्स, अपने लोगो, अपने थीम को चेंज करते हैं, उनकी रिकग्नाइजेशन नहीं होती, आइडेंटिटी नहीं रहती, उनकी पहचान नहीं रहती। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान बहुत से पोस्टर लगे होते हैं और हर बंदे के पोस्टर पर 4-5 किस्म के कलर होंगे, येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्राउन भी होगा, रेड भी होगा। वो डिफरेंट किस्म के कलर बना के अपना मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे हर दफा जितनी दफा भी वो मैसेज देते हैं, जितनी दफा भी वो कलर चेंज करते हैं, उनकी रिकग्नाइजेशन नहीं होती। इसीलिए मैं अक्सर ब्रांड्स बनाने वाली कंपनीज को ये बताता हूं कि आपको अगर अपना ब्रांड बनाना है तो आपको कलर स्कीम एक रखनी है, वो एक आइडेंटिफाई कर लें। फिर कलर की एक साइकोलॉजी है जो कस्टमर के दिमाग में इंपैक्ट करती है, उसको जरूर समझें। तो आज के लेक्चर में हम वो समझेंगे। अच्छा, कलर की साइकोलॉजी क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड को अगर हम देखें ना, तो इससे एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव और एनर्जी, ये चीजें सामने आती है। रेड रिप्रेजेंट करता है ब्लड को, बोल्डनेस को, यूथफुलनेस को, पैशन को भी लेकर चलता है। रेड ये सारी चीजें जो रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह की कंपनीज जैसे कि कोक, जैसे कि वर्जन एयरलाइन और कैनन, ये सारे के सारे रेड कलर के अंदर अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब से इन्होंने बनाया तब से लेकर आज तक अपने कलर को इन्होंने सेम रखा। तो इसी तरह से जैसे ही कस्टमर इनका लोगो और इनका राइटिंग स्टाइल देखते हैं रेड में, वो भी एक रिकग्नाइजेशन देते हैं। ना सिर्फ ये कि ये अपने लोगो इस तरह से यूज करते हैं, ये अपने एड में भी इस थीम को लेकर चलते हैं। जैसी ही इनकी कंपनी के लोगो होते हैं, जैसी ही कलर स्कीमिंग होती है, उसी कलर स्कीमिंग को हर एड, हर बैनर, हर ब्रोशर में ये इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे ऑरेंज की। ऑरेंज के बारे में देखें तो ऑरेंज कॉन्फिडेंस को, सक्सेस को, ब्रेवरी को, सोशियबिलिटी को, फन को और चीयरफुलनेस को लेकर चलता है। जैसे ऑरेंज देखता है ना इंसान, उसके अंदर खुशी का एहसास आता है और वो थोड़ा फनी सा होता है। आप देखेंगे कि किस तरह से फांटा, मिरिंडा, यूफून और वीएलसी, ये सारे के सारे ऑरेंज कलर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी एड्स भी इसी तरह से चलते हैं। ऑरेंज कलर की फर्दर एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिरिंडा की एग्जांपल में यहां आप देख रहे हैं पागलपंती भी जरूरी है। यहां पर आप एक्साइटमेंट, फन और चीयरफुलनेस को देख रहे हैं
क्योंकि ये कलर भी वही चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं और एड भी वही रिप्रेजेंट कर रही है, और पूरी इस पोस्टर का और एड का थीम भी एक चल रहा है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे कि यू फोन में भी ये फनी टच दिया गया कि एक अखबार के ऊपर वो बंदा लेटा हुआ है और वो कह रहा है एक्सक्यूज मी, मोबाइल फोन हमारा बेहतर है और सस्ता है। इसी तरह से आपके दिमाग में सारे यू फोन के वो ऐड चल गए होंगे जो एक मजाक के ऊपर चलते हैं। यहां पर मैं वो वार भी डिस्कस करना चाहता हूं जो यू फोन और जैज के दरमियान हुई। जैसे यू फोन अपने एड्स फनी बनाता था और उसके अंदर एक चीयरफुल और फन एलिमेंट डालता था, ऐसे ही मोबाइल लिंक ने भी यही काम करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हुआ क्योंकि उसके कलर थीम रेड था जो लव को रिप्रेजेंट करता था, जो बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता था। अब उसमें जब फन करने की कोशिश की तो वो वाली एक्साइटमेंट नजर नहीं आई जो कि दूसरे में होनी चाहिए थी। ना सिर्फ कलर बल्कि और भी बहुत से एलिमेंट थे जिनकी वजह से वो ये वार हार गए। तो इसलिए कलर की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे देखेंगे येलो को। येलो क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, वार्मथ एंड चीयर को लेकर जाता है। फिर येलो मैकडॉनल्ड को देखेंगे, सबवे को देखेंगे, नाइकन को देखेंगे, वो जो है सारे के सारे येलो में जा रहे हैं। ग्रीन की बात करेंगे, ये नेचर को, हीलिंग को, फ्रेशनेस को, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप एनिमल प्लैनेट को देखें, उसका लोगो कलर उसमें है। स्टारबक्स को देखें और हनी को देखें। खाने पीने वाली जितने ब्रांड्स हैं वो ब्राउन और ग्रीन के कलर के कॉम्बिनेशन में जाते हैं क्योंकि ये नेचर के करीब तीन है। अब आप व्हाइट को देखें, उसके नीचे है क्लीन, सिंप्लिसिटी, इनोसेंट, ऑनेस्ट। ब्लू को देखें, ट्रस्ट, पीस, लॉयल्टी एंड कॉम्पिटेंस। क्यों हमारे स्कूलों के जो यूनिफॉर्म है वो व्हाइट और ब्लू कलर के होते हैं? क्योंकि ये ओपननेस का एहसास देते हैं, ये साफ सुथरे होने का एहसास देते हैं, ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ये पीस क्रिएट करते हैं, लॉयल्टी क्रिएट करते हैं, कंपिटेंसी लेकर आते हैं। इसलिए स्कूलों के अंदर इन चीजों को यूज किया जाता है। फिर पिंक कलर आ रहा है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। पर्पल है, उसकी है। ब्राउन की बात करें तो ये डिपेंडेबल है, रिजिड है, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ब्लैक की बात करें, फॉर्मेलिटी के अंदर चला जाता है, ड्रामेटिक है, सोफिस्टिकेटेड है, सिक्योरिटी के अंदर जाता है। ग्रे कलर, हर किस्म का कलर अपनी एक साइकोलॉजी रखता है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां तक हमने डिस्कस किया बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी के सिर्फ 3 पॉइंट, जिसमें पहला है ब्रांड नेम, दूसरा लोगो, तीसरा कलर पैलेट। अब आगे इसके बहुत डिटेल आएंगी, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।